वेलकम एवरीबॉडी। पिछली बार हमने व्याख्यान में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर कि जो द्रव्य है, जो अणु परमाणु हैं, उनमें किस प्रकार से उनमें चालक, अर्धचालक, कुचालक क्या होते हैं और जो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर है, उसमें जो आकर्षण विकर्षण है परमाणुओं और अणुओं के बीच में, उनकी प्रकृति क्या होती है और उनमें द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से प्रेरित होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमें ये सिद्ध करना है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है पर एटम, यानी ये एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है, सूक्ष्म क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक इकाई, प्रत्येक एटम का द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करती है। तो वो बाह्य आरोपित क्षेत्र के समानुपाती होती है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी P इज प्रोपोर्शनल टू E, बाह्य क्षेत्र के समानुपाती होती है और बाह्य क्षेत्र की दिशा में होता है विद्युत आघूर्ण जो प्रेरित होता है। तो इसे कहते हैं, जो अल्फा है उसे कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, यानी परमाणविक ध्रुवणता। ध्रुवण अलग चीज होती है और ध्रुवणता अलग चीज होती है। ध्रुवणता को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो इसका हम डेरिवेशन करें तो आप चित्र में देखते हैं कि एक सिंपल एटम है, एक नाभिक है। आप जानते हैं नाभिक का आकार जो एटम होता है उसकी तुलना में कोई 1,00,000 गुना कम होता है। तो एटॉमिक क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उसकी तुलना में नाभिक बिंदुवत हो गया। तो माना किसी नाभिक में धन आवेश एक स्फेरिकल बॉल की तरह से मानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये हो गया बोर मॉडल में और प्रोटॉन नाभिक में है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पिछली बार हमने जाना था कि उसमें एक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसे कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन अभ्र माने क्लाउड। तो उसका आवेश वितरण एक समान नहीं होता और चरघातांकी रूप में अंदर से बाहर की ओर वितरित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन अभ्र का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसका जो चार्ज सेंटर है वो नाभिक से संपाती होता है। यदि नाभिक से संपाती है तो कुल डाइपोल मोमेंट हो गई 0। तो जाहिर है कि यदि बिल्कुल स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो और सब जगह बराबर वितरित है, इस प्रकार से हर रेडियस पर, तो जो आवेश का केंद्र होगा वो नाभिक से संपाती होना चाहिए। चित्र 2 में हम देख रहे हैं कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित की है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, क्योंकि नाभिक भारी होता है, उसका विस्थापन इतना अधिक नहीं हो पाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का विस्थापन, जो आवेश केंद्र है, वो विस्थापित हो जाता है बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और जहाँ, क्योंकि
यहाँ पर दोनों संपाती थे, इसलिए d दूरी शून्य थी, इसलिए डाइपोल मोमेंट शून्य था। परंतु जैसे ही बाह्य क्षेत्र लगाते हैं तो ये जो है d ये नॉन जीरो हो जाती है। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट की हम परिभाषा है कि जो, और पहली शर्त ये है कि बराबर और विपरीत आवेश जो है प्लस और माइनस जो है, बराबर और विपरीत आवेश जो है वो एक अल्प दूरी से स्थापित। तो ऐसे में एक डाइपोल का निर्माण होता है और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र लगाने पर, क्योंकि क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केंद्र विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाह्य क्षेत्र ये हो गया, और बाह्य क्षेत्र लगाते ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को खिसक गया, और जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है लगभग लगभग यहीं पे ही है। तो एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे d जो दूरी है वो शून्य नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो है ये इस प्रकार से हो जाता है। तो ये परिणामी डाइपोल मोमेंट इस प्रकार से है, बाह्य क्षेत्र भी इस प्रकार से है। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो जितना ये बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। जैसे ये लगाते हैं तो कूलॉम आकर्षण बल दोनों के बीच में कार्य करता है और जो क्षेत्र को जो बॉन्ड है उसको तोड़ने से रोकने की क्रिया करता है। तो गणितीय रूप में हम ये देख सकते हैं कि कूलॉम आकर्षण बल, मान लीजिए कि जो विस्थापन है अब उसमें पूरा पूरा विस्थापन आवेश उपलब्ध नहीं रहेगा आकर्षण के लिए, तो जो फोर्स है वो हो गया Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर। Q1 तो है इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज और Q2 माना स्मॉल q है, D विस्थापन है। तो F कूलॉम जो है और F लॉरेंस बल जो है F इज इक्वल्स टू QE, वो इस विस्थापन को रोकने का प्रयास करता है। तो अंततः एक साम्यावस्था, एक संतुलन क्रिएट हो जाता है, और संतुलन की स्थिति में हम देखते हैं कि K EQ बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू E। अब सवाल ये है ये Q कितना है, Q कितना है? तो Q की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक चित्र देखें, चित्र नेक्स्ट है, देखिए ये पूर्व में नाभिक है, परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये नाभिक है, दोनों संपाती हैं। परंतु बाह्य क्षेत्र लगा, बाह्य क्षेत्र लगने पर ये विस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर एक काल्पनिक कूलॉम बल शून्य था, लेकिन यहाँ पर ये बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र दोनों विस्थापित है। तो जो प्रभावी बल होता है या प्रभावी तीव्रता होती है
वो केवल उतनी होती है यदि एक आवेश वितरण के कारण है, गोलीय आवेश वितरण के कारण है, तो जितना दोनों के बीच में विस्थापन है उसके बराबर त्रिज्या के गोले में प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से देखें कि केवल d त्रिज्या के गोले में आवेश क्यों है? जब संपूर्ण गोला था तो उसका प्रभावी आवेश था E, जहाँ एटम का एटॉमिक रेडियस या बोर रेडियस जो है, बोर त्रिज्या जो है वो a है। बोर रेडियस a है। तो 4/3 पाई a क्यूब। और अब जो कूलम बल है वो है केवल d त्रिज्या के गोले के अंदर जो धनावेश केंद्र पर और उसकी परिधि में जो ऋण आवेश है उसका केंद्र जो है, क्योंकि कूलम बल बिंदुवत आवेशों के लिए है। तो 4/3 पाई d क्यूब पर कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, सिंपल जो बेसिक अरिथमेटिक है, Q इज इक्वल टू ई डी बाई ए क्यूब। ये मान Q के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे। तो हमें प्राप्त होता है के ई बाई डी स्क्वायर ब्रैकेट ई डी बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ई ई। एक ई यहाँ से विलोपित कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ के ई डी बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ई। और ई डी जो है ये है, इट इज नथिंग बट पी। तो पी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई ए क्यूब बाय के। परंतु के जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हमें प्राप्त होता है ई ए क्यूब बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए क्यूब। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू ई। तो P इज इक्वल टू अल्फा ई, जहां अल्फा है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। और जो खास बात है कि जो एटम है उसकी रेडियस की क्यूब के अनुपात में बढ़ती है। यानी मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि यदि जैसे जैसे नाभिक बड़ा होता है तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। आयतन के पदों में लिखें तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि V एटम का वॉल्यूम जो है, पुनः ध्यान दें, 4/3 पाई ए क्यूब पाई ए क्यूब। तो ए क्यूब हो गया 3V/4 पाई। इसको सब्स्टिट्यूट करने पर प्राप्त होता है अल्फा इज टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, 3 एप्सिलॉन नॉट V। P की दिशा जैसा कि पूर्व में बताया बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही होती है। मात्रक निकालें इसका तो आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू पी बाई ई, क्योंकि P इज इक्वल टू अल्फा ई। P का मात्रक होता है C इंटू एम, कूलम इंटू मीटर। और E का आप जानते हैं कि वोल्ट पर मीटर। तो एक विधि है लिखने की, कूलम मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट। लेकिन आप जानते हैं कि कूलम C बाय V होता है फेरेड।
क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी। सी का मात्रक जो कैपेसिटी है उसका मात्रक फैरेड, फैरेड इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा का यूनिट, तो अल्फा को दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर मीटर के पदों में भी लिखा जा 3 एप्सिलॉन नॉट वी। तो इसका यूनिट एक मीटर क्यूब में भी है, यदि इसको डायमेंशनलेस मान लेते हैं। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इसको डिफाइन करें सिंपलेस्ट टर्म्स में, तो ये एटम के लिए वैलिड है। एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव परमाणु में, परमाणु में एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित विद्युत आघूर्ण। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बुक में, CVH कॉलेज बुक हाउस या कोई अन्य पुस्तक जो आप पढ़ रहे हो, तो इस कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो आप करें। आगे हम पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन P क्या होता है।